वेलकम फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे कि स्ट्रॉबेरी के अंदर 40% जितना प्रोडक्शन आप कैसे बढ़ा सकते हैं। छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में। मेरा नाम समीर अलावती है। मैंने केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है मैनेजमेंट में। 22 ईयर्स 22 साल का एक्सपीरियंस है मुझे एग्रीकल्चर के फील्ड में। मैं उत्कर्ष एग्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का टेक्निकल डायरेक्टर हूँ। ये कंपनी में हम लोग 130 से ज्यादा नॉन पॉइजनस प्रोडक्ट बनाते हैं जो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, हाइड्रोपोनिक्स, एक्वेरियम प्लांट्स वगैरह में यूज होते हैं। ज्यादा डिटेल के लिए आप हमारी वेबसाइट www.utkarshagro.com देख सकते हैं। इन 22 सालों में मैंने एज ए कंसल्टेंट काम किया है, जिसमें मैंने ज्यादातर केला, पपीता, आम, पोमोग्रेनेट, गन्ना, चीकू, गुआवा, सब्जियां और ऑर्गेनिक फार्मिंग में काम किया है। मैं IIM जम्मू और EDI में विजिटिंग फैकल्टी हूँ। मेरी दूसरी कंपनी भी है, ट्रीज वाला टेक्नोलॉजीज LLP, जिसमें मैं पार्टनर हूँ। इस कंपनी में हम लोग पेड़ बनाते हैं, पेड़ लगा के देते हैं, पेड़ बड़ा करते हैं, पेड़ ट्रांसप्लांट करते हैं, लैंडस्केपिंग करते हैं और लैंडस्केप्स डेवलप करके देते हैं। ज्यादा डिटेल के लिए आप हमारी वेबसाइट www.treeswale.com देख सकते हैं। दोनों कंपनी हमारी सूरत स्थित है। प्रॉफिटेबल फार्मिंग की स्ट्रॉबेरी के लिए क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, तो उसका हम इसमें देखेंगे क्या क्लाइमेट होता है, क्या सॉइल होती है, सोइंग कैसे करना है, न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट कैसी है, इंटर कल्टीवेशन, वाटर मैनेजमेंट, स्पेशल चीजें क्या क्या करनी चाहिए, पेस्ट और डिजीज मैनेजमेंट, हार्वेस्टिंग और के बारे में सब कुछ देखेंगे अपने। क्लाइमेट, स्ट्रॉबेरी जो है उसको एक टेम्परेट क्लाइमेट चाहिए कल्टीवेशन के लिए। लेकिन कुछ ऐसी वैरायटियां होती हैं जो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में हो सकती हैं। उन्हें शॉर्ट डे प्लांट्स कहा जाता है। जो शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं उनके जब फ्लावर फॉर्मेशन होता है तब उनको जो फोटो पीरियड रहता है, सनलाइट जो होती है वो 8 से 12 घंटे की अराउंड 10 दिन के लिए चाहिए। इतनी होती है तो उनके लिए सफिशिएंट हो जाती है। ये जो प्लांट्स रहते हैं वो डोरमेंट रहते हैं और ठंडियों में नहीं उगते हैं। ठंड के बाद में स्प्रिंग आती है जब दिन लंबे होने शुरू हो जाते हैं। तब उस समय उनको सनलाइट मिलती है और फ्लावर डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। लेकिन जो वैरायटियां होती हैं ये हुआ टेम्परेट क्लाइमेट के। लेकिन जो सब ट्रॉपिकल रीजन्स की वैरायटीज होती हैं जहाँ पे विंटर बहुत माइल्ड होता है और वहाँ पे प्लांट कंटिन्यूसली ग्रो होता रहता है। स्ट्रॉबेरी जो है वो दो कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई किया गया है। डिपेंड करता है उसको के फोटो पीरियड का लेंथ कितना है। एक होता है ओवर बेयरिंग वैरायटीज। इसके अंदर फ्लावर बर्ड्स डेवलप होते हैं लॉन्ग और शॉर्ट लाइट पीरियड दोनों के अंदर होते हैं। दूसरी होती है कमर्शियल वैरायटी जो फ्लावरिंग देते हैं शॉर्ट लाइफ पीरियड ओनली। जैसे शॉर्ट लाइफ पीरियड का मतलब है जैसे मैंने आगे समझाया है। और भी बहुत सारी तरह की वैरायटीज होती हैं स्ट्रॉबेरी के अंदर जो कि अडॉप्ट करती हैं कोल्ड, ठंड वाली विंटर सीजन में और समर की हीट और ड्रॉट को भी करती हैं। और कुछ वैरायटी ऐसी भी होती हैं जिनको चिलिंग टेम्परेचर रहता है फ्लावरिंग के समय और राइपनिंग के समय। ज्यादातर प्रोडक्शन जो फोकस रहता है वो टेम्परेट और मेडिटेरियन क्लाइमेट के अंदर, तो उनका लैटिट्यूड 28 से 60 डिग्री के बीच में होता है, जिसमें एवरेज मिड समर टेम्परेचर 15 से 30 डिग्री का होता है। स्ट्रॉबेरी को स्टेडी सप्लाई चाहिए है, कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए पानी की। तो ये बहुत क्रिटिकल रहता है फ्लावर फ्लावरिंग के एस्टेब्लिशमेंट में और फ्रूट डेवलपमेंट में। मतलब इसे कह सकते हैं कि पेटल फॉल से लेकर एंड ऑफ फ्रूटिंग तक अगर उस समय पानी की सप्लाई नहीं होती है तो जो लीफ एरिया होता है वो छोटा हो जाता है और उसकी वजह से फोटोसिंथेटिक रेट घट जाता है और उसका असर ईल्ड के ऊपर भी आता है। दूसरा हमें पानी का स्ट्रेस क्रिएट करने की जरूरत रहती है, खास करके 60 दिन जब प्लांट 60 दिन का होता है फ्लावरिंग के लेटर स्टेज में। उस समय हमें जो इरिगेशन रहता है उसको घटाने की जरूरत रहती है। इसकी वजह से स्ट्रेस की वजह से नंबर ऑफ फ्लावर्स बढ़ जाते हैं और उसमें नंबर ऑफ फ्रूट्स भी बढ़ते हैं। इसके ऑपोजिट अगर हमने बहुत सारा पानी दे देते हैं तो जो फ्रूट बनता है तो वो माल फॉर्म फ्रूट बनता है।
बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है तो उसका भी नेगेटिव इफेक्ट रहता है ग्रोथ के ऊपर, और फोटोसिंथेसिस और प्रोडक्टिविटी दोनों के ऊपर असर आ जाता है। अगर 25 डिग्री के ऊपर का टेम्परेचर रहता है तो उस समय फ्रूट सेटिंग की क्वांटिटी घट जाती है। टीएसएस का लेवल, टोटल सॉल्युबल सॉलिड का लेवल भी के ऊपर भी असर आती है, और उसी समय फ्रूट डेवलपमेंट भी फटाफट हो जाता है। इसकी वजह से, हाई टेम्परेचर की वजह से जो साइज आनी चाहिए फ्रूट की वो नहीं आ पाती है। टिश्यू भी जो अंदर के होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, फल नरम हो जाता है, और टूटना भी शुरू हो जाता है, एक तरह का ड्रॉपिंग शुरू हो जाता है, टूटना शुरू हो जाता है। जो उसकी जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं, वो नॉर्मली स्प्रिंग के अंदर बनती हैं और ऑटम में बनती हैं जब टेम्परेचर एकदम कूल रहता है। जो स्ट्रॉबेरी रहता है वो क्राउन के बेस में तैयार होता है, और जिसमें 50 से 90% जो रूट्स होता है वो ऊपर की टॉप की 10 टू 15 सेंटीमीटर की सॉइल के अंदर होता है। जो पानी और न्यूट्रिएंट्स होता है वो फीडर रूट्स से के थ्रू प्लांट के अंदर जाता है, जो कुछ दिन और वीक के लिए हो जाता है, और इस वजह से फीडर रूट्स बार-बार बदलती रहती हैं और नई बनती रहती हैं। जो प्राइमरी रूट्स होता है उनका इस्तेमाल होता है पानी को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए और न्यूट्रिएंट्स को क्राउन तक पहुँचाने के लिए, और और वो प्राइमरी रूट्स होते हैं वो नॉर्मली 1 सीज़न तक ही रहते हैं। रूट का जो बायोमास होता है वो नॉर्मली फ्रूटिंग के समय घटना शुरू हो जाता है, बट ऑटम के अंदर विंटर आने से पहले वापस से वो बढ़ना शुरू हो जाता है। सब ट्रॉपिकल ग्रोइंग कंडीशंस के अंदर प्रोडक्शन ज़्यादा आता है। प्लांटिंग मटेरियल में जो कूल क्लाइमेट के लिए बनी हुई है उसकी ना कि वो उन वैरायटी में जो लोकली डेवलप हुई हुई है। एक बार पूरा का पूरा जब प्लांट डेवलप हो जाता है तो क्राउन का जो सबसे हार्डिएस्ट कल्टीवार होता है वो -45 डिग्री सेंटीग्रेड तक का भी टेम्परेचर टॉलरेट कर सकता है। जो स्ट्रॉबेरी होती हैं वो बहुत लो विंटर टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं। फॉरेस्ट फ्रॉस्ट को भी लेकिन जब फ्रॉस्ट पड़ जाता है फ्लावर डेवलपमेंट के समय, तो वो जो फ्लावरिंग आती है तो उसको डैमेज करता है। कुछ कंट्रीज के अंदर इरिगेशन का यूज किया जाता है फ्रॉस्ट के सामने प्रोटेक्शन के लिए। इस सिचुएशन के अंदर ओवरहेड इरिगेशन अप्लाई किया जाता है, जैसे कि स्प्रिंकलर जैसा दिया जाता है फ्रॉस्ट से पहले, जिसकी वजह से पत्तों के सामने आसपास फ्रीज हो जाता है, तो वो हीट रिलीज होती है जो बचाती है फ्रॉस्ट से के डैमेज से। स्ट्रॉबेरी जो है वो प्लास्टिक फ़िल्म के नीचे अगर रख दी जाए प्लास्टिक के नीचे तो -50 डिग्री सेंटीग्रेड का भी फ्रॉस्ट को सहन कर जाती है। जो कोल्ड टेम्परेचर के सामने जो टॉलरेंस रहता है तो वो ग्रोथ स्टेज में स्ट्रॉबेरी का देखा जा सकता है। अ, लेकिन जो फ्लावर्स होते हैं वो कोल्ड के सामने टॉलरेंट नहीं होते हैं। जो टेम्परेचर के बारे में बताया है वो नॉर्मली कमर्शियल वैराइटीज़ के लिए होते हैं और वो कमर्शियली लॉस हो जाता है अगर फ्रॉस्ट पड़ जाती है। सॉइल देखेंगे तो स्ट्रॉबेरी का जो रूट सिस्टम होता है वो बहुत सारे फाइबर से बना होता है। इसकी वजह से जो मेजर जो रूट्स होते हैं वो जैसे आगे बताया है मैक्सिमम 15 सेंटीमीटर डीप तक जाते हैं और ज़्यादातर वो 10 से 15 सेंटीमीटर के रेंज में ही होते हैं। तो इस वजह से क्योंकि ऊपर-ऊपर रहता है तो वो उसे एकदम ह्यूमस से रिच सॉइल की ज़रूरत होती है। अ, एक चीज़ का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि जिस भी सॉइल के अंदर पिछले क्रॉप के अंदर टोमेटो है, आलू है, रास्पबेरी है या मिर्ची है या बैंगन की कल्टीवेशन हुई हो, उसमें कभी भी स्ट्रॉबेरी अच्छी नहीं होती है क्योंकि ये सारी की सारी वैरायटी हाई न्यूट्रिएंट लेने वाली वैरायटी होती है। ये लगाने के बाद में ज़मीन में से सारा का सारा न्यूट्रिशन निकल जाता है। तो दूसरा स्ट्रॉबेरी जो है वो स्लाइटली एसिडिक सॉइल के अंदर जिसका पीएच 5 से साढ़े 6 के बीच में होता है और इसी 0.7 से नीचे रहता है, वही आदर्श रहती हैं। अ अ, दूसरा अगर आपका सॉइल का टेम्परेचर साढ़े 4 से साढ़े 5 में है,
तो आप लाइमिंग करके मतलब चूना देके भी अच्छी तरह से स्ट्रॉबेरी को उगा सकते हैं। प्रोपोगेशन, नॉर्मली जो प्रोपोगेशन रहता है, बढ़ाया जाता है, वो रनर्स के द्वारा बढ़ाया जाता है। ब्लूमिंग सीजन के बाद में रनर्स बनाए जाते हैं। प्लांट्स को सेट किया जाता है क्योंकि कुछ रनर्स होते हैं और उस पे फ्रूट सेट से पहले हो जाता है। तो दूसरा टिश्यू कल्चर के थ्रू भी प्लांट्स बनाए जाते हैं। जितने भी प्लांट्स रहते हैं उनका अच्छा रूट सिस्टम बन जाए, उसके बाद में उन्हें प्लांटेशन के लिए लिया जाता है। अगर पूरी अच्छी तरह से ध्यान दिया जाए और केयर दी जाए तो एक प्लांट से 12 से 18 रनर तैयार हो जाते हैं। बेस्ट प्लांटिंग सीजन क्या होता है? जो आदर्श प्लांटिंग सीजन होता है रनर्स के क्राउन के लिए हिली एरिया के अंदर, वो सितंबर से अक्टूबर होता है। अगर प्लांटिंग बहुत ज्यादा जल्दी की जाए तो प्लांट के अंदर ताकत कम रहती है और उसकी वजह से यील्ड और क्वालिटी दोनों नहीं आती है। अगर लेट प्लांटेशन किया जाता है तो रनर्स को मार्च में डेवलप करते हैं तो भी क्रॉप लाइट आता है। जो रनर्स को अप्रूव करते हैं नर्सरी से, उसको बंडल में बनाया जाता है और बाद में उसको प्लांट फील्ड में लगाया जाता है। जो कल्टीवेशन सीजन है इंडिया के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर जो प्लांटेशन का एक जोन है, वहां पर अगस्त से नवंबर के बीच में किया जाता है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर नवंबर से जनवरी के बीच में किया जाता है। नॉर्थ इंडिया के अंदर सितंबर से जनवरी के बीच में किया जाता है। और साउथ इंडिया में जनवरी में और जुलाई में नॉर्मली कल्टीवेशन किया जाता है। जमीन की तैयारी, लैंड प्रिपरेशन, जो जमीन होती है तैयार करने से पहले उसको अच्छी तरह डीप प्लाउ करना चाहिए और उसके बाद में उसको हैरो से पूरा का पूरा पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना चाहिए। उसके बाद में गोबर खाद है, नीम केक है, वो सॉइल में अच्छी तरह से मिक्स करते हैं रनर्स को लगाने से पहले। गोबर खाद या बल्कि मैन्योर जो होते हैं उसको डीप प्लाउ नहीं करना चाहिए क्योंकि पूरा का पूरा सब कुछ ऊपर के सॉइल में रहता है। लगाने से पहले फ्यूमिगेशन करने की जरूरत रहती है। उसको मिथाइल ब्रोमाइड 67% या क्लोरोप्रिसिन 33% के हिसाब से लगा के करते हैं। दूसरा उत्कर्ष का सिल्वर H2O2 भी आता है, उसका भी आप फ्यूमिगेशन कर सकते हैं जो एकदम आसानी से होता है। फ्यूमिगेशन करने से नेमेटोड्स का पॉपुलेशन कंट्रोल में रहता है। वर्टिसिलियम विल्ट और कुछ वीड्स भी कंट्रोल में रहते हैं। हेल्दी रनर्स जो मीडियम से लार्ज क्राउन के होते हैं और जिसका वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम होता है, वही प्लांटिंग में किया जाता है। जो बाहरी पत्ते होते हैं उनको दूर कर दिया जाता है और रूट्स के आजू बाजू में जो ऑयल होता है उसको भी दूर कर दिया जाता है। एक बार प्लाउइंग कंप्लीट हो जाती है तो लैंड तैयार हो जाती है प्लांटिंग के लिए। अलग अलग तरह के प्लांटिंग सिस्टम यूज होते हैं, जैसे कि मैटेड रो सिस्टम, हिल सिस्टम, स्पेस रो सिस्टम और प्लास्टिक मल्च। ये सब अलग अलग तरह से सिस्टम दिया जाता है। मैटेड रो जो है वो सबसे कॉमन सिस्टम है जो भारत में फॉलो की जाती है। ये सबसे इकोनॉमिकल भी है और सबसे आसान भी है। जो रनर्स होते हैं वो 90/45 के अंतर पे लगाए जाते हैं। शुरुआत के ग्रोथ के बाद उनको जो भी खाली जगह होती है उसको भर दी जाती है। मदर प्लांट्स के आसपास में जगह पूरी भर दी जाती है। इसकी वजह से पूरा का पूरा एक मैट बनाई हो ऐसा अपीयरेंस आता है। हेवी सॉइल जहाँ पर निंदामन वीड अच्छी तरह नहीं उगती है, वो नॉर्मली स्ट्रॉबेरी की प्लांटेशन के अंदर इस मेथड से किया जाता है। एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि ओवर क्राउडिंग नहीं हो जाए, बहुत सारे प्लांट ना लग जाएं इस मेथड से। प्लांटिंग प्लांटिंग के समय जो सॉइल होती है उसको सॉफ्ट होनी चाहिए ताकि जो जड़ें हैं वो सीधी की सीधी रनर्स में नीचे जाए। और उसके बाद में सॉइल को लगाने के बाद अच्छी तरह कॉम्पैक्ट करते हैं जड़ों के आसपास ताकि जो भी अंदर हवा रह गई हो बाहर निकल जाए। एक बात का पूरा ध्यान रखना होता है कि जो ग्रोइंग पॉइंट होता है स्ट्रॉबेरी का, वो सॉइल के जो सरफेस होती है उसके ऊपर रहना चाहिए। उसको लगाने के बाद में तुरंत पानी देने की जरूरत रहती है और सूखा नहीं रह देना चाहिए। अ, दो रोज का जो प्लांटेशन रहता है तो दो दो उसका डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर होता है।
अगर इस तरह से अगर हम प्लांटिंग करते हैं तो अराउंड 24,000 प्लांट एक एकड़ में आते हैं। प्लांट का लाइफ साइकिल जो होता है वो 8 से 9 महीने का होता है। अगर कंडीशंस अच्छी रहती हैं ग्रोथ के लिए तो प्लांट अराउंड 35 से 40 दिन के बाद फ्लावरिंग देना शुरू कर देता है। मैन्योरिंग और फर्टिलाइजेशन, ये टॉपिक हम बहुत डिटेल में देखने वाले हैं, तो इस के अंदर हर पॉइंट हम कवर कर लेने, बहुत सारे पॉइंट्स लिए गए हैं, तो ये आप पूरा का पूरा ध्यान से सुनना। स्ट्रॉबेरी को काफी अच्छी क्वांटिटी के अंदर नाइट्रोजन की जरूरत होता है। ऑर्गेनिक मैटर जब की भी खास जरूरत होती है, तो अराउंड 20 टन के आसपास गोबर खाद अच्छा खासा सड़ा हुआ प्रति एकड़ डालते हैं, तो वो जरूरी रहता है। गोबर खाद डालने से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल की बहुत अच्छी हो जाती है और रनर का भी फॉर्मेशन बहुत अच्छा होता है। गोबर खाद के साथ साथ केमिकल फर्टिलाइजर भी देना चाहिए, जिसमें इस तरह से देना है कि नाइट्रोजन अराउंड 33 से 44 किलोग्राम प्रति एकड़, फॉस्फोरस 22 से 33 किलोग्राम प्रति एकड़, पोटेशियम 22 से 44 किलोग्राम प्रति एकड़ देना चाहिए। फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर जो होता है वो शुरू में प्लांटिंग से पहले देना चाहिए। नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर होता है वो 2 डोज में देना चाहिए। एक पहला डोज जो रहता है वो प्लांटिंग से 3 वीक पहले देना चाहिए और दूसरा डोज प्लांटिंग समय देना चाहिए, और पोटाश जो है वो फ्लावरिंग के समय देना चाहिए। अगर नाइट्रोजन को अच्छी क्वांटिटी में देते हैं तो वो अच्छी यील्ड देती है। इसके अलावा मैन्योर के अलावा फोलियर एप्लीकेशन नाइट्रोजन, जिंक, कैल्शियम, बोरॉन की भी बहुत अच्छा यील्ड देने के लिए रिसर्च के हिसाब से पाई गई है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। जो स्ट्रॉबेरी प्लांट रहते हैं वो पेरिनियल रहते हैं और उनके जो रूट्स रहते हैं वो शैलो होते हैं, जैसे मैंने आगे भी बताया है। जो उनका जो यील्ड और क्वालिटी रहता है वो अगर अच्छी तरह से न्यूट्रिएंट देते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा प्रूव किया गया हुआ है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया अगर क्रॉप में दिया जाता है स्ट्रॉबेरी के, तो उससे काफी अच्छा फायदा होता है। अब खास करके केमिकल फर्टिलाइजर के साथ में देते हैं तो देखा गया कि यील्ड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अ, दो तरह के बायो फर्टिलाइजर का रिकमेंडेशन है। एक है एजोटोबैक्टर जो उत्कृष्ट का एजोटोस के नाम से आता है, दूसरा एजोस्पिरिलियम जो उत्कृष्ट का एजोस्पिरिलोस के नाम से आता है। दोनों को 1-1 लीटर प्रति एकड़ अगर हम देते हैं, वो भी 2 से 3 एप्लीकेशन 2 महीने के अंतर पे, तो बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये रही हमारी दोनों की बॉटल, एजोटोस और एजोस्पिरिलियम की। अब अलग-अलग न्यूट्रिएंट्स का क्या रोल रहता है और वो क्या रहेंगे उसके बारे में देखेंगे। यील्ड के लिए कौन-कौन से तत्व बहुत महत्व के हैं? तो नाइट्रोजन जैसे आगे बताया वो बहुत महत्व का है। नाइट्रोजन का काम रहता है प्लांट ग्रोथ के लिए, क्योंकि वो एक मेन बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन का। दूसरा, नाइट्रोजन से बायोमास का प्रोडक्शन और फूड प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा होता है। फोटोसिंथेसिस का जो इकट्ठा होना होता है वो भी एक बहुत अच्छा होता है, जिसकी वजह से यील्ड बढ़ जाती है। रैपिड फटाफट ग्रोथ वाले पीरियड के अंदर अ, अ, जो लीव्स जो होते हैं, पत्ते जो होते हैं, वो उनको नाइट्रोजन नहीं मिलने की वजह से वो छोटे रह जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं। और बहुत ज्यादा अगर नाइट्रोजन देते हैं तो लीफ का एरिया बहुत बढ़ जाता है, जो जिसकी वजह से बैलेंस बिगड़ जाता है। और उसकी वजह से रनर बहुत ज्यादा बन जाते हैं और फ्लावरिंग भी इनसफिशिएंट आती है। स्ट्रॉबेरी जो है वो काफी सारी सेंसिटिव है एक्सेस नाइट्रोजन के लिए, तो नाइट्रोजन सप्लाई की जो जरूरत रहती है वो एकदम ध्यान से देना चाहिए और बैलेंस देना चाहिए। नाइट्रोजन कितना देना चाहिए वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी वैरायटी लगा रहे हैं और आपकी ग्रोइंग सिस्टम कौन सी है। नाइट्रोजन का टाइमिंग बहुत ज्यादा क्रुशियल है और ध्यान देना चाहिए कि पत्तों की साइज कितनी आ रही है और उस स्ट्रॉन्ग फ्रूट के लिए, नहीं तो क्या बोलते हैं, फल अच्छी तरह तैयार नहीं हो पाएगा और वो पूरा भर नहीं पाएगा। ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें फॉल में और मतलब ऑटम में और स्प्रिंग में दोनों में नाइट्रोजन का ध्यान देना चाहिए, ताकि जो स्ट्रेंथ तैयार हो और उसकी वजह से फ्रूट का प्रोडक्शन अच्छी तरह तैयार हो। दूसरा एक बात का ध्यान रखना है कि हमें बैलेंस रखना है कि जब हम ऑर्गेनिक मटेरियल देते हैं, जैसे 20 टन जितना मैंने बोला है ऑर्गेनिक, तो उससे भी नाइट्रोजन आ रहा है, तो वो जो नाइट्रोजन आ रहा है तो उसको भी गिनती में हमको ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर जो न्यूट्रिएंट है वो है फास्फोरस। फास्फोरस की डेफिशिएंसी से
स्ट्रॉबेरी की ईल्ड घटती है। फॉस्फोरस की जरूरत कम क्वांटिटी में रहती है, लेकिन बर्ड फॉर्मेशन के समय अगर फॉस्फोरस की कमी रहती है तो उनकी संख्या घट जाती है और ईल्ड घट जाता है। मतलब फ्लावरिंग के समय फॉस्फोरस की होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फील्ड प्रोडक्शन में अगर जब हम काम कर रहे हैं तो रूट जोन के आसपास प्लांटिंग से पहले ही फॉस्फोरस दे दिया जाता है। लेकिन सबस्ट्रेट फॉर्म में अगर आप फॉस्फोरस दे रहे हैं तो वो फ्रूट सेट के दरमियान देना चाहिए। दूसरा, पोटेशियम और मैग्नीशियम का भी काफी बड़ा रोल रहता है इसके अंदर, प्रोडक्शन के अंदर। दोनों पोटेशियम और मैग्नीशियम की जरूरत रहती है बहुत सारे प्लांट प्रोसेस के लिए। अगर उनकी भी कमी रहती है तो भी प्रोडक्शन अपना घटता है। दूसरा, सिलिकॉन भी ईल्ड बढ़ाता है। सिलिकॉन की वजह से रनर फॉर्मेशन बहुत ज्यादा अच्छा होता है और उसकी वजह से फ्लावरिंग भी अच्छा आता है। स्ट्रॉबेरी का नंबर कैसे बढ़ाएंगे, संख्या कैसे बढ़ाएंगे? जैसे आगे बताया है कि फॉस्फोरस का रोल बहुत अच्छा रहता है उसके लिए। जो संख्या होती है वो अलग अलग चीजों के कॉम्बिनेशन न्यूट्रिएंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। बैलेंस न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा जरूरी रहता है अच्छी संख्या के लिए, जिसके अंदर पोटेशियम जो है वो खास जरूरी रहता है फ्लावर इनिशिएशन के लिए। उसके साथ साथ बोरॉन और जिंक भी फ्रूट सेट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पोटेशियम स्ट्रॉबेरी के अंदर फ्लावर बर्ड इनिशिएशन के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। पोटेशियम जो है वो सीधा फ्लावर के नंबर और फ्रूट को सेटिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हाई लेवल ऑफ पोटेशियम 3 से 4 किलो अ, 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 जो 3 से 4 किलोग्राम 3 से 4 किलोग्राम पोटेशियम 1 टन फ्रूट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो अब जितने टन हमको लेना है तो उसके हिसाब से उतना किलोग्राम पोटेशियम मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो दूसरे न्यूट्रिएंट रहते हैं उसकी कंपैरिजन में, जैसे कि नाइट्रोजन हुआ, पोटेशियम जो है वो जल्दी से डाइल्यूट नहीं हो जाता है फ्रूट के अंदर राइपनिंग के जब वो पक रहा होता है उसके दरमियान। तो उसकी वजह से पोटेशियम की जो सप्लाई होती है वो तुरंत पूरे के पूरे टाइम पर हमें मेंटेन करने की जरूरत होती है जब भी फ्रूट का कलर बदल रहा होता है। अ, सबसे ज्यादा अपटेक की जरूरत रहती है फ्रूट फॉर्मेशन से लेकर तोड़ने तक। उस फ्रूट फॉर्मेशन लेकर तोड़ने तक हमें उसका सप्लाई कंटिन्यूस मेंटेन करने की जरूरत रहती है। बोरॉन की भी जरूरत रहती है फ्रूट सेट के लिए। बोरॉन की सप्लाई होती है तो रूट का ग्रोथ अच्छा रहता है, पोलन जर्मिनेशन भी अच्छा रहता है, बीज का फॉर्मेशन भी अच्छा रहता है और फ्रूट भी अच्छी तरह सेट होता है। बोरॉन का जो है वो डायरेक्ट इफेक्ट रहता है मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी में और सेल के वॉल स्ट्रक्चर, मतलब कड़क जो फल को कड़क रखने में। अराउंड टिपिकल रिक्वायरमेंट जो है वो 1 टन पर 5 ग्राम है फ्रूट की। उसका बोरॉन का जो अपटेक रहता है वो फ्लावरिंग के समय बढ़ जाता है, उसकी वजह से फ्रूट के अंदर उसका एक्यूमुलेशन भी अच्छा होता है। बोरॉन की जो रिक्वायरमेंट रहती है वो अलग अलग वेराइटी के ऊपर डिपेंड रहती है और इसको भी हमें ध्यान देने की जरूरत होती है। जिंक भी फल की संख्या बढ़ाने में मदद करता है। फल की संख्या बढ़ाने में की बढ़ने की वजह से यील्ड बढ़ता है, लेकिन बहुत ज्यादा अगर करते हैं तो फ्रूट का जो फॉर्मुलेशन रहता है जिंक ज्यादा यूज करने से डीफॉर्म होना शुरू हो जाता है, छोटा मतलब कि उसकी शेप बिगड़नी शुरू हो जाती है। जिंक जो है वो अच्छी क्वांटिटी में देखा गया है कि जरूरत ज्यादा रहती है बाकी माइक्रोन्यूट्रेंट से। 30% जितना जिंक दिखा गया है फ्रूट के अंदर और 2.5 ग्राम प्रति टन की जरूरत रहती है। अ, तो 1 ग्राम एक टन फ्रूट बनाने के लिए। जिंक डेफिशिएंसी वो के आगे फोटो भी देखेंगे कि कैसे दिखता है। जब लीफ के अंदर लीफ कंटेंट के अंदर 10 से 20 पीपीएम से कम होता है तो वो उसको डेफिशिएंसी कहा जाता है। बहुत ज्यादा अगर 50 पीपीएम से ज्यादा अगर कॉन्सेंट्रेशन देखा गया, अगर आप लीफ एनालिसिस करते हैं 50 पीपीएम से ज्यादा होता है तो वो टॉक्सिसिटी भी होते हैं। जैसे अगर सॉइल का पीएच आपका 7 से ज्यादा है तो भी जिंक जो है वो अपटेक नहीं कर पाता है। अगर जिंक जमीन से नहीं अपटेक हो रहा है तो फोलियर स्प्रे के द्वारा आप उसको मेंटेन कर सकते हैं।
क्वालिटी के लिए क्या-क्या तत्व जवाबदार हैं स्ट्रॉबेरी के अंदर? बैलेंस न्यूट्रिशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेंगे। सभी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, लेकिन पोटेशियम, नाइट्रोजन, कैल्शियम, बोरॉन का खास ज़रूर रहता है अच्छी क्वालिटी के लिए। पोटेशियम का रोल जो रहता है एक शुगर फॉर्मेशन के लिए, एसिडिटी के लिए और अच्छे टेस्ट के लिए। नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रेट फॉर्म में, मतलब 13045 पोटेशियम नाइट्रेट या कैल्शियम नाइट्रेट के फॉर्म में देने की ज़रूरत रहती है। उसके खास करके फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के समय इसकी वजह से टेस्ट अच्छा मेंटेन होता है और एसिडिटी भी जो फ्रूट के अंदर होती है वो डेवलप होती है। रॉटिंग भी जल्दी डेवलप नहीं होती अगर सफिशिएंट नाइट्रेट स्वरूप में दिया जाए। कैल्शियम की भी जरूरत रहती है अगर फ्रूट की जो इंटीग्रिटी होती है, मतलब फ्रूट का एकदम कड़कनेस मेंटेन करने के लिए और लंबी शेल्फ लाइफ के लिए। इस वजह से हैंडलिंग करते समय फ्रूट कभी खराब नहीं होता है। बोरॉन की भी खास जरूरत रहती है अच्छी फ्रूट के स्ट्रेंथ के लिए। बोरॉन की अगर कमी रहती है तो फ्रूट का शेप बिगड़ जाता है। पोटेशियम की वजह से अच्छी क्वालिटी बनती है। रंग, रूप, सुगंध, स्वाद जिसको बोलते हैं वो सब के लिए जवाब रहता है। अगर नाइट्रोजन जितनी जरूरत है उससे अगर ज्यादा देते हैं तो फल जो होता है वो नरम हो जाता है। उसकी वजह से उसकी शेल्फ लाइफ छोटी हो जाती है और फल सड़ जल्दी जाता है और उसकी वजह से यील्ड घट जाती है। दूसरे फैक्टर्स जो जवाबदार हैं स्ट्रॉबेरी की क्वालिटी के लिए, दूसरा एक तो वैरायटी का सिलेक्शन किस चीज से रेजिस्टेंस की जरूरत है, आपके यहाँ पे कौन सा डिजीज या पेस्ट है उसको ध्यान में रख के रहना है। दूसरा मल्चिंग ढंग से किया होना चाहिए जिससे सॉइल का कंटेमिनेशन ना हो। अच्छी सफाई रखने की जरूरत है, जो भी कचरा जमीन में नहीं रहना चाहिए। और जरूरी फंगीसाइड और पेस्टिसाइड की जरूरत है जिससे पेस्ट और डिजीज का नुकसान ना हो। अप्रोप्रिएट इरिगेशन, जितनी इरिगेशन की जरूरत है उतना मेंटेन करने की जरूरत है ताकि फल का डेवलपमेंट अच्छा हो। शेल्फ लाइफ स्ट्रॉबेरी कैसे बढ़ाई जाए? कैल्शियम जो है वो नॉर्मली पत्तों के अंदर पेटियोल में, क्राउन और रूट्स में देखा गया है। छोटी सी क्वांटिटी जो होती है वो फल में भी जरूरी होती है और वो शेल्फ लाइफ को भी बढ़ाने का काम करती है। नॉर्मली फल के अंदर के भाग में और जो कुछ भागों में कैल्शियम कम देखा गया है, लेकिन फ्रूट के जो मार्जिन रहते हैं उसमें कैल्शियम की प्रमाण अच्छी खासी देखी जाती है और वो फ्रूट की क्वालिटी के लिए जवाबदार होते हैं। लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा कैल्शियम अगर दे देते हैं तो जो कड़कनेस होती है वो घटनी शुरू हो जाती है और शेल्फ लाइफ भी घट जाती है। तो इसलिए जरूरी है कि कैल्शियम की एप्लीकेशन बैलेंस में होनी चाहिए पोटेशियम और मैग्नीशियम के साथ में, मतलब कंपैरिजन में। कैल्शियम की वजह से पोस्ट हार्वेस्ट मोल्ड भी जो डेवलप हो जाता है वो नहीं होता है। कैल्शियम की वजह से कलर भी अच्छा डेवलप होता है मैच्योरिटी के समय। सिलिकॉन की वजह से भी फल की जो फॉर्मनेस रहती है, कड़कनेस रहती है, वो अच्छी डेवलप होती है। अभी हम देखेंगे कि कौन कौन से तत्व की डेफिशिएंसी में फल कैसा दिखता है और वो कौन कौन से फर्टिलाइजर उसके लिए यूज कर सकते हैं। तो जैसे देखते हैं कि लोअर लीव्स के अंदर पिलाश दिखना शुरू हो जाती है, वो नाइट्रोजन की कमी है। इसके लिए आप यूरिया है, डीएपी है, एमएपी है, पोटेशियम नाइट्रेट, खास करके स्ट्रॉबेरी के अंदर पोटेशियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट की जरूरत रहती है, तो यही इस स्वरूप में यूज करिए। फॉस्फोरस की कमी के अंदर जो पत्ते होते हैं उनकी धार पर्पल कलर की होनी शुरू हो जाती है। फॉस्फोरस की कमी के लिए शुरुआत के अंदर डीएपी या एसएसपी का रिकमेंडेशन है, वो हमारे इंस्टीट्यूट में आगे आ जाएगा। अगर आप ड्रिप से दे रहे हैं तो 1261 0 या उत्कृष्ट का आप हॉर्स पावर दे सकते हैं। पोटेशियम की कमी के अंदर जो धार होती है वो पूरी की पूरी जलनी शुरू हो जाती है। अगर ये धार जल रही है तो पोटेशियम की कमी है, तो इसके लिए आप शुरू में एमओपी दे सकते हैं, वो हमारे शेड्यूल के अंदर आएगा, या एसओपी या पोटेशियम नाइट्रेट से पोटेशियम की कमी आप दूर कर सकते हैं। मैग्नीशियम की कमी के अंदर जो बीच वाले पत्ते रहते हैं उनमें पीलाश दिखना शुरू हो जाता है। मैग्नीशियम की कमी को आप मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट या मैग्नीशियम ईडीडी के स्प्रे से आप दूर कर सकते हैं। जिंक की कमी के अंदर जो नए पत्ते रहते हैं उसके अंदर पीलापन आना शुरू हो जाता है, पीलास आनी शुरू हो जाती है पत्ते के बाहरी स्ट्रक्चर के अंदर। इसके लिए आप जिंक ईडीडी का स्प्रे कर सकते हैं या ड्रिप में भी जिंक ईडीडी छोड़ सकते हैं।
आयरन की कमी के अंदर नए पत्ता पूरा का पूरा पीले होने शुरू हो जाते हैं। आयरन की कमी को दूर करने के लिए नॉर्मली डीटीपीए का इस्तेमाल करने की जरूरत है, या आप ड्रिप में छोड़ रहे हैं तो एपीएडा भी आप ड्रिप में दे सकते हैं। बोरॉन की कमी के अंदर फल की शेप बिगड़नी शुरू हो जाती है, जैसे मैंने आगे बताया है, और क्वांटिटी भी, साइज भी छोटा हो जाता है। तो उसके लिए आप डाइसोडियम ऑक्टाबोरेट जो हमारा बी शेप के नाम से आता है, या कैल्सीबोरॉन का स्प्रे कर सकते हैं, या एपेनांजर का स्प्रे कर सकते हैं, या बी शेप जमीन में दे सकते हैं। कैल्शियम की कमी के अंदर पत्ते अंदर की तरफ रोल होने शुरू हो जाते हैं, और पत्ते छोटे होने शुरू हो जाते हैं, नए पत्ते। उसको आप दूर करने के लिए कैल्शियम नाइट्रेट दे सकते हैं, कैल्शियम यूडीडी का स्प्रे कर सकते हैं, कैल्सीबोरॉन एपेनांजर का स्प्रे कर सकते हैं। मैंगनीज की डेफिशिएंसी के अंदर इंटरवेनियल क्लोरोसिस होती है, जो जिंक की डेफिशिएंसी तरह दिखती है, लेकिन वो रेडिश कलर की होती है। इसके लिए आप मैग्नीशियम यूडीडी का इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी कमी दूर करने के लिए। दूसरा, मैंने सिलिकॉन के बारे में काफी कुछ आगे बताया कि नॉर्मली सिलिकॉन की वजह से नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम का अपटेक अच्छा होता है, और इसकी इसकी के लिए आप सिलपट, उत्कर्ष का सिलपट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारा जो प्रूवन है, जो काफी लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है। तो बेसल डोज के अंदर आप गोबर खाद के साथ डीएपी दे सकते हैं। 5 पत्ते में के समय आप माइक्रोब और रेमोजेल का ड्रेंचिंग कर सकते हैं। माइक्रोब के अंदर जो मैंने आपको बताया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, एजोटोबैक्टर और एजोस्पेरिलम दोनों आ जाते हैं साथ में। 15 दिन के बाद में आप रूट्स मल्टीप्लायर, हॉर्स पावर और स्ट्रेस भी देते हैं। हॉर्स पावर से जरूरी फॉस्फोरस मिल जाता है। बाद में अब 20 से 25 दिन के अंदर 3 ऑल्टरनेट दिन में हॉर्स पावर देना है, और 3 ऑल्टरनेट दिन में 13-0-45 देना है। सब कुछ ड्रिप सिस्टम से देना है। 50 से 60 दिन के अंदर 19-19 देने की जरूरत है, और उसके साथ में कैल्शियम नाइट्रेट, और वीक में एक बार कॉम्बी-2 माइक्रोन्यूट्रिएंट। 60 से 100 दिन के अंतराल में के बीच में वीक में मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को 13-0-45 हॉर्स पावर देना है। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को 0-0-50 देना है, और वीक में एक बार 0 कॉम्बी-2 देना है, और कैल्शियम नाइट्रेट देना है। दोनों का आप साथ में भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। स्प्रे का शेड्यूल: 20वें दिन पे स्ट्रेस फ्री और प्राइमोल का स्प्रे कर सकते हैं। 35 से 45 दिन में मार्वल और हॉर्स पावर का स्प्रे ले सकते हैं। 60 से 70 दिन में 0-34 कॉम्बी-2 स्ट्रेस फ्री का। 90 से 120 दिन में फ्रूट डेवलपमेंट के लिए बीम प्लस 13-0-45 एपेनांसर का। जो आपको रिकमेंडेशन दिए हैं वो सारे के सारे उनकी फोटोग्राफ्स हमारे प्रोडक्ट के। अब इरिगेशन के बारे में देखेंगे। जैसे आगे बात करी है, क्योंकि रूट्स बहुत ज्यादा गहरे नहीं जाते हैं, तो पानी ऊपर ऊपर ही रहता है, तो पानी रेगुलर मिलने की बहुत ज्यादा जरूरी रहता है, और जरा सी पानी की कमी प्लांट के वेजिटेटिव ग्रोथ के ऊपर असर करती है। अगर पानी रेगुलरली नहीं दिया जाता है, फ्रीक्वेंटली नहीं दिया जाता है, तो प्लांट के मरने की भी शिकायत देखी गई है। फ्रीक्वेंट इरिगेशन मतलब बार बार इरिगेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि उसकी बजाय एक हैवी इरिगेशन देने की बजाय। और बहुत ज्यादा पानी नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से ग्रोथ जो रहता है पत्ते का वो बहुत उसके ऊपर असर आता है, और स्टोलन के ऊपर भी आता है, और उसका असर फ्लावर और फ्रूटिंग दोनों के ऊपर पड़ता है। साथ में रॉटिंग की भी शक्यता, बॉटरेटिस रॉटिंग की शक्यता हो जाती है, और जिसकी वजह से फल जो होता है वो सॉफ्ट हो जाता है। पानी की रिक्वायरमेंट कम करने के लिए आप स्प्रिंकलर का है, या ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के अंदर करना चाहिए। एक नीचे वाली चीजों को ध्यान रखने की जरूरत है कि स्ट्रॉबेरी को 1 इंच पानी की एक वीक में जरूरत होती है, खास करके ग्रोइंग सीजन में। पानी की कमी दिखने से पहले, सिम्टम दिखने से पहले हमें पानी देने की जरूरत है। पानी इतना देना चाहिए ताकि 6 से 10 इंच तक पानी पहुंच जाए, क्योंकि बल्क जो रूट्स रहते हैं वो 6 से 10 इंच में रहते हैं। जैसे आगे बताया कि हार्वेस्ट सीजन के समय ओवर वाटरिंग कभी नहीं होना चाहिए, ज्यादा पानी नहीं देना चाहिए, नहीं तो फल जो होते हैं वो सॉफ्ट बन जाते हैं, और उसकी कीपिंग क्वालिटी कम हो जाती है, पीएसएस भी घट जाता है। बहुत ज्यादा पानी दिया जाए अगर फ्लावरिंग के समय, ब्लोजमिंग के समय, बहुत ज्यादा अच्छा खासा पानी की जरूरत रहती है ब्लॉसमिंग के समय, और फ्रूट डेवलपमेंट के समय जब पिंक कलर डेवलप हो रहा होता है। सितंबर अक्टूबर में जो पानी है वो वीक में 2 बार देने की जरूरत रहती है अगर बारिश नहीं हो रही होती है।
नवंबर के समय जब बहुत ठंड बढ़नी शुरू होती है तो आप वीक में एक बार भी दे सकते हैं। जनवरी, फरवरी, दिसंबर, जनवरी के अंदर 15 दिन में भी एक बार दे सकते हैं। जब फ्रूटिंग शुरू होती है तो तब वापस से फ्रीक्वेंसी इरिगेशन क्या बढ़ा सकते हैं। इस समय अगर पानी देने से फल की साइज बहुत अच्छी बनती है। मल्चिंग, मल्चिंग की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है, खास करके जून के अंदर जो वैरायटीज के अंदर फल आते हैं, ताकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा नीचे चला जाए तो उसके सामने उसका बचाव हो सके। 3 से 5 इंच का स्ट्रॉ का लेयर, मतलब सूखे घास का लेयर लगा दिया जाता है हार्ड फ्रॉस्ट के बाद में, अगर जहां बर्फ का प्रॉब्लम रहता है, खास करके अक्टूबर, लेट अक्टूबर या अर्ली नवंबर में। जो आदर्श मल्चिंग जो है वो नरम रहनी चाहिए और लाइट रहनी चाहिए, और दूसरा चिपक नहीं जानी चाहिए, और ताकि हवा अंदर आ सके। टाइमिंग मल्चिंग का बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर जल्दी मल्चिंग भी नुकसानकारक रहता है लेट एप्लीकेशन से। और दूसरा ब्लैक पॉलिथीन मटेरियल जो रहता है उसकी वजह से वीड कंट्रोल भी अच्छा होता है, क्रॉप जल्दी से बड़ा भी होता है और ईल्ड भी ज्यादा आती है। एक डिसएडवांटेज रहता है पॉलीथीन का कि उसको निकाल देना पड़ता है फील्ड से हर फ्रूटिंग सीजन के बाद में। कुछ खास स्पेशल कल्चरल प्रैक्टिस के बारे में बताएंगे कि जिसको ध्यान में रखते हैं तो स्ट्रॉबेरी की प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। एक इंटरक्रॉपिंग, नॉर्मली फ्रूट ट्रीज के बीच में स्ट्रॉबेरी को उगाया जाता है ताकि काफी नफाकारक रहे। तब तक इंटरक्रॉपिंग की जाती है स्ट्रॉबेरी की दूसरे फ्रूट क्रॉप्स के बीच में, जब तक वो उन फ्रूट क्रॉप्स को कुछ नुकसान नहीं करती है। नॉर्मली 6 से 8 फीट के नजदीक में ट्री फ्रूट के स्ट्रॉबेरी नहीं लगानी चाहिए, नहीं तो उसकी वजह से जो फ्रूट ट्रीज का जो कल्चरल ऑपरेशन है उसके ऊपर असर आता है, और पानी और न्यूट्रिएंट मटेरियल के में भी कंपटीशन आना शुरू हो जाता है। उसकी वजह से दूसरे फल के ट्रीज को नुकसान होता है। दूसरा, बर्ड एंड शूट थिनिंग। 1 से 2 बर्ड का जो रिमूव हर प्लांट में अगर किया जाता है तो फ्रूट की ईल्ड और क्वालिटी दोनों अच्छी होती है, जब खास करके फ्लावरिंग जब अच्छी क्वांटिटी में आई होती है। फ्लावर करने की वजह से नंबर ऑफ फ्रूट्स कम होते हैं और ईल्ड घटती है, लेकिन क्वालिटी और क्या बोलते हैं कितना फल रखना है और नहीं रखना है वो डिपेंड करता है वैरायटी के ऊपर। डी ब्लॉसमिंग, डी ब्लॉसमिंग जो होता है वो फ्लावर जो ट्रस्ट रहता है उसको रिमूव करने का तरीका रहता है, ताकि प्लांट फ्रूटिंग के ऊपर प्लांट फ्रूटिंग ना हो, खास करके रनर बेड के अंदर। जो जो फूल आए होते हैं वो मदर प्लांट से जब आप निकाल देते हैं तो उसकी वजह से प्रोडक्शन ऑफ जो सेलेबल रनर होते हैं उनका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। अगर फ्लावर आ जाते हैं तो वो, जैसे मैंने बताया कि 12 से 16-18 रनर मिलते हैं, तो वो इतने हमको आराम से मिल जाते हैं अगर हम डी ब्लॉसमिंग जो फूल आता है उसको अगर दूर कर देते हैं रनर बनाते समय। रनर्स जो होते हैं उनको रूट बनाने देना चाहिए जब तक अच्छी तरह से क्राउन फॉर्मेशन ना हो। लेकिन जो जरूरत से ज्यादा जो रनर होते हैं उनको, जो रोज के बीच में से उनको दूर कर देना चाहिए। ज्यादा रनर रहते हैं, ओवर क्राउडिंग की वजह से फोटोसिंथेसिस के ऊपर असर आ जाता है। इंटर कल्टीवेशन, इंटर कल्चरल ऑपरेशन, बीडिंग घास दूर करने की जरूरत है, हैरो या प्लाउ देकर या हर्बिसाइड लगाकर या प्लास्टिक शीट लगा के या आप स्ट्रॉ मल्च लगा के। एनुअल वीड जो रहते हैं उसको फ्लावरिंग स्टेज में ग्रामोक्सोन या पैराकॉट जो टेक्निकल होते हैं 6 से 7 ml लगाकर दूर करना होता है। दूसरा, ग्रोथ रेगुलेटर, GA3 का 50 ppm के हिसाब से अगर फ्लावरिंग से 4 दिन पहले अगर हम स्प्रे करते हैं और मैलिक हाइड्राजाइड का 0.1 से करते हैं तो उसकी वजह से फ्लावरिंग अच्छा खासा बढ़ जाता है। मॉर्फेक्टिन का 50 ppm के हिसाब से अगर स्प्रे किया जाता है तो वो भी फ्रूट की साइज को अच्छा करता है। जो रूट्स होते हैं वो सरफेस के एकदम क्लोज होते हैं, जैसे काफी 2-3 बार पहले ही बताया आपको। तो जो सॉइल रहती है उसको एकदम मॉइस्चर मेंटेन करना होता है, और होइंग भी करते तो लाइटली करना चाहिए ताकि यंग प्लांट्स जो हैं वो वीड फ्री रह सके। आफ्टर प्लांटिंग केयर,
फ्लावर का जो फ्लावर स्टेम्स होते हैं जो प्लांट्स के ऊपर आते हैं शुरुआत के स्टेज में, उसको दूर कर देना चाहिए। इसकी वजह से प्लांट मरता नहीं है और उसकी जो ताकत रहती है वो कभी घटती नहीं। इसकी वजह से प्लांट जो होता है वो थोड़ा बहुत पानी की कमी होती है तो उसको भी सहन कर जाता है और ज्यादा गर्मी को भी सहन कर जाता है। जो कल्टीवर्स के अंदर डॉटर प्लांट ज्यादा नहीं बनते हैं तो ये प्रैक्टिस करने से स्ट्रॉबेरी प्लांट की जो संख्या रहती है वो बढ़ जाती है और उसकी वजह से रनर भी बढ़ते हैं। जो एक्स्ट्रा प्लांट रहते हैं उनको बाहर से दूर कर दिया जाता है, खास करके ऑटम और लेट समर में अगर उसका मैटिंग रो सिस्टम से अगर किया जाता हो तो। फ्लावरिंग, जो फ्लावर्स होते हैं वो क्लस्टर में बनते हैं। जो फ्लावरिंग रहती है वो डाइकोटोमस डाइकोटोमस ब्रांचिंग रहती है, मतलब तो इसको दो भाग में डिवाइड किया जा सकता है। एक टिपिकल फ्लावरिंग होती है वो 3-4 तरह के होते हैं। एक प्राइमरी फ्लावरिंग, सेकेंडरी फ्लावरिंग, टर्शियरी फ्लावरिंग और क्वार्टरनरी फ्लावरिंग होती है। दो तरह के फ्लावर देखे जाते हैं, एक हर्माफ्रोडाइट होता है जिसमें मतलब मेल फीमेल दोनों होता है और एक पिस्टिलेट फ्लावर होता है स्ट्रॉबेरी के अंदर। जो फ्लावर बर्ड इनिशिएशन होता है वो नॉर्मली शॉर्ट डे कंडीशन के अंदर ही होता है। फ्लावरिंग जो शॉर्ट डे कल्टीवर्स के अंदर जो शुरुआत की जाती है लॉन्ग डेज के अंदर, जब तक टेम्परेचर लो रहता है। लॉन्ग डे वाला जो पीरियड रहता है वो नॉर्मली रनर के प्रोडक्शन के लिए जरूरी रहता है। ज्यादातर जो भी कल्टीवर रहते हैं वो हर्माफ्रोडाइट रहते हैं और सेल्फ फर्टाइल रहते हैं, लेकिन कुछ होते हैं कि जो कुछ वैरायटी होती है जो मेल या होती हैं और उसमें कभी फूल नहीं लगते हैं जिसको क्रॉस पॉलिनेशन की जरूरत रहती है। तो हनी बीज होती हैं वो खास पॉलिनेटर होती हैं। 4 स्ट्रॉन्ग हनी बीज के अगर एक हेक्टर के अंदर होता है तो उसकी वजह से पॉलिनेशन बहुत ज्यादा अच्छा होता है। या आप मध मध पेटियां भी होती हैं अगर वो भी आप लाके रख सकते हैं। लेकिन आपको इसमें एक बात का ध्यान रखना होता है कि आपको ऐसी तरह की पेस्टिसाइड का स्प्रे नहीं करना होता है कि जो फल मक्खियों को मर दे। अब देखेंगे हम इंसेक्ट्स देखेंगे स्ट्रॉबेरी के अंदर। एफिड्स एफिड्स जो होते हैं वो एकदम सॉफ्ट पीले हरे रंग के होते हैं, सॉफ्ट बॉडी इंसेक्ट होते हैं जो रस चूसने का काम करते हैं और चिकनाहट जैसा एक हनी ड्यू जैसा पदार्थ निकालते हैं। उसका पॉपुलेशन आप कंट्रोल कर सकते हैं पैराथियन मेलाथियन से, या आप बायो ऑर्गेनिकली कंट्रोल करने के लिए उत्कृष्ट बायो क्लीनशिप को 2 से 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से कर सकते हैं। आर्मी वर्म्स के अंदर वो पूरा का पूरा गार्डन को नुकसान कर डालते हैं और वो बहुत सादा सादा संख्या में आते हैं और पूरे के पूरे पत्ते को स्केलेटल में कन्वर्ट कर डालते हैं। खाली उसकी ये अंदर की डंडियां रह जाती, बाकी सारा भाग खा लेते हैं। उसके नियंत्रण के लिए सेम रिकमेंडेशन है पैराथियन मेलाथियन का। फिर हेरी कैटरपिलर, ये हेरी कैटरपिलर है जिसके सिर के ऊपर बाल रहते हैं। इसका नियंत्रण आप आराम से ऑर्गेनिकली बायोक्लीनशिप से कर सकते हैं। स्लग्स रहते हैं, ये स्नेल जो बोलते हैं इरेगुलर शेप के होते हैं और इसका कंट्रोल वीड्स को या डेब्रिस जो भी कचरा होता है उसको दूर रख के अपने कर सकते हैं। अगर दिखाई देते हैं तो उसको आपको हाथ से उठाकर उसको बाहर शेल के साथ में दूर कर देना चाहिए। स्पाइडर माइट्स, रेड माइट्स बोलते हैं ये, उसके अंदर पीला रंग के पत्ते दिखे जाते हैं। ये लाल लाल रंग का वो पूरा का पूरा हो जाता है। इसके नियंत्रण के लिए आप सल्फर है या प्रॉपर गेट है या डाइकोफॉल का स्प्रे कर सकते हैं केमिकल के अंदर, या बायो क्लीनशिप का भी 1 से 2 स्प्रे करते हैं तो माइट्स आराम से नियंत्रण हो जाते हैं। थ्रिप्स के अंदर पूरा का पूरा जो फल छोटा होता है, नरम होता है तब वो डैमेज करते हैं। तो थ्रिप्स के कंट्रोल के लिए आप फॉस्फोमिडोन या एसिड का नियंत्रण कर सकते हैं या ऑर्गेनिक के अंदर क्या बोलते हैं बायोक्लीनशिप का आप स्प्रे कर सकते हैं। रूट विविल के अंदर रूट विविल जो रहते हैं वो जो नए रूट्स बने होते हैं या क्राउन बना होता है उसको नुकसान करते हैं।
इसके रूट विविल का ये रूट विविल है, इसके नियंत्रण के लिए कार्बोफ्यूरान 6 से 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या पैराथीन का कर सकते हैं, या आप निमोज गोल्ड का स्प्रे, ये निमोज गोल्ड निमोज सीपी का 4 ml के हिसाब से या निमोज गोल्ड का 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हैं। ये निमोज गोल्ड है, ये बायोक्लिनसिव है जो मैंने बताया आपको। फंगल डिजीज देखते हैं अलग अलग। एंगुलर लीफ स्पॉट रहते हैं, एंगुलर लीफ स्पॉट के अंदर पत्ते के पीछे इस तरह के लेजियंस डेवलप हो जाते हैं और पूरा का पूरा पत्ता पीला हो जाता है। एंथ्रेक्नोज के अंदर पत्ते के ऊपर इस तरह के गोल गोल लाल दाग बनते हैं, फल के ऊपर भी इस तरह से गोल गोल करके दाग बन जाते हैं। लेदर रॉट के अंदर एकदम पूरा का पूरा फल जो है वो लेदर के कलर में कन्वर्ट हो जाता है। वॉटरियासिस फ्रूट रॉट के अंदर क्या बोलते हैं, पूरा का पूरा फल सड़ जाता है, उसके ऊपर ब्राउन और ग्रे स्पॉट डेवलप हो जाते हैं। चारकोल रॉट के अंदर पूरा का पूरा एकदम चारकोल जैसा सड़ना शुरू हो जाता है। फ्यूजेरियम विल्ट के अंदर पूरा का पूरे सारे के सारे पत्ते सूखने शुरू हो जाते हैं, फल पौधे पूरे के पूरे मर जाते हैं। लीफ स्पॉट्स के अंदर पत्तों की धार जलनी शुरू हो जाती है और उस पर लालाश दिखाई देती है। पाउडरी मिल्ड्यू के अंदर फल के ऊपर पत्तों के ऊपर सफेद सफेद रंग के किसी ने स्प्रे किया हो इस तरह का दिखना शुरू हो जाता है। फाइटोप्थोरा के रॉट के अंदर जड़ों के अंदर पूरा का पूरा जड़ें काली हो जाती हैं और उसके बाद अगर उसको नियंत्रण नहीं करते हैं तो पूरा का पूरा पौधे मर जाते हैं सड़कर। इन सबके नियंत्रण के लिए, जैविक नियंत्रण के लिए आप ट्राइकोडर्मा विरिडी के जो हमारा ट्राइकोजेल के नाम से आता है, सूडोजेल को आप जड़ों में दे सकते हैं जो जड़ों के नियंत्रण के लिए, और काफी सारी चीजों के अंदर स्प्रे कर सकते हैं। अभी आगे हमारा मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा जिसके अंदर कौन से के लिए आप कौन सा यूज कर सकते हैं। जो हमारा ये फंग जो है वो ट्राइकोडर्मा विरिडी, ट्राइकोडर्मा हर्जियानम, एम्पेलोसिस माइसिस क्रूस्कोलस और 3 और स्पीशीज से बना हुआ है। जो इंसेक्ट्स हैं उसके अंदर मैंने आपको जैसे रिकमेंड किया है बायोक्लिनसिव निमोसिटी का अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। और डिजीज के अंदर एंगुलर लीफ स्पॉट के लिए पंक्ट्री का स्प्रे, एंथ्रेक्नोज, लेदर रॉट, बोट्रियासिस, ये आप स्प्रे कर सकते हैं। और फाइटोप्थोरा रॉट के लिए और फ्यूजेरियम विल्ट के लिए आप ड्रेंचिंग कर सकते हैं, ड्रिप में 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से छोड़ सकते हैं। ये जो आपको मैंने रिकमेंडेशन किया है इंसेक्ट्स के लिए, निमोसिटी, बायोक्लिनसिव और पंक्ट्री का ड्रेंचिंग या स्प्रे करना की जरूरत रहती है। हार्वेस्टिंग जो होता है वो नॉर्मली लेट फरवरी से अप्रैल के बीच में होता है प्लेन्स में, और मार्च और जून के बीच में होता है खास करके महाबलेश्वर, नैनीताल या कश्मीर में। लोकल मार्केट के हिसाब से जब फल पूरा का पूरा तैयार हो जाए उस समय हार्वेस्टिंग करने की जरूरत है। लेकिन नॉर्मली दूर भेजा जाता है तो उसको एकदम कड़क तैयार हो जाए, पूरा कलर रेडी हो जाए तभी उसको तोड़ने की जरूरत है। नॉर्मली हार्वेस्टिंग रोज करने की जरूरत है क्योंकि फ्रूट पेरिशेबल है तो उसको एक फ्लैट शैलो कंटेनर, जिसको प्लास्टिक के आते हैं या बाम्बू के भी कुछ लोग करते हैं नॉर्मली, लेकिन प्लास्टिक के कंटेनर्स के अंदर पैक किया जाता है और उसके ऊपर पुनेट्स बोलते हैं उसके अंदर पैक किया जाता है। हार्वेस्टिंग नॉर्मली सुबह के समय ड्राई कंडीशन में की जाती है। उसके बाद फलों को अच्छी तरह से इस तरह से धोना होता है कि ताकि वो घस नहीं जाए और उसकी जो चमक है वो दूर ना हो। यील्ड डिपेंड करता है नॉर्मली 20 से 25 कौन सी वैरायटी है, कैसी लोकेलिटी है, उस सीजन कौन सा, उसके ऊपर नॉर्मली 20 से 25 टन के प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अच्छा माना जाता है। और 50 टन के ऊपर भी आदर्श कंडीशन के अंदर यील्ड किसानों को लेते हुए हमने जाना है। मैंने आपको बहुत सारे प्रोडक्ट के बारे में बताया। ये हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट जो हैं ये हमारे आप डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं हमारे सेल्स डिपार्टमेंट को कॉल करके, या आप हमारी वेबसाइट www.utkarshagro.com से खरीद सकते हैं। अमेजन, फ्लिपकार्ट, एग्रीबेगरी, बिग हार्ट, एग्रोशिया, मोगलिक्स, एग्री जंक्शन, शॉपी, इन सब में मिलेंगे। हमारे प्रोडक्ट की डिटेल ज़्यादा आपको ट्रेड इंडिया, इंडिया मार्ट, जस्ट डायल में भी मिलेंगे। हमारी कंपनी सभी तरह के बायो फर्टिलाइजर्स बनाती है। संपूर्ण रेंज है, बायो पेस्टिसाइड की भी संपूर्ण रेंज है हमारे पास में। दूसरा ईडीडीएच रिलेटेड फर्टिलाइजर्स भी हमारे पास संपूर्ण रेंज है। हर तरह की मिसलेनियस फर्टिलाइजर्स भी बनाते हैं हम लोग। एक्वेरियम प्लांट्स के लिए भी फर्टिलाइजर हैं, एमिनो एसिड रिलेटेड फर्टिलाइजर्स हैं, स्प्रेडर, पीएच बैलेंसर, ड्रिप क्लीनर भी हैं। वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर की भी बहुत अच्छी रेंज है हमारे पास में। फिर हाइड्रोपोनिक्स के जो मीडिया रहते हैं, फर्टिलाइजर है, वो भी हम लोग बनाते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की भी कंप्लीट रेंज है, छोटी पैकिंग के अंदर, बड़ी पैकिंग में सब में मिल जाता है।
प्लांट प्रोटेक्टर जैसे कि नीम ऑयल आधारित शील्ड, स्ट्रिपोज, माइटोज, वायरोज, फंगनिल, ये भी हम बनाते हैं। पीजीआर आधारित हमारे प्रोडक्ट यूमिनोज, बीम प्लस, रूट्स मल्टीप्लायर, स्ट्रेस फ्री, इसकी भी कंप्लीट रेंज हम लोग बनाते हैं। इस सबको मिला के 130 से ज्यादा प्रोडक्ट रहते हैं। खूब खूब शुक्रिया मित्रों, आपने लास्ट तक देखा। आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल को बेल दबाकर, ताकि आपको हर क्रॉप के बारे में जब भी वीडियो आए तो उसकी जानकारी मिले। आप हमें फेसबुक में फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर भी आप हमें हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और इस महीने हम लोग दूसरा फरवरी मार्च में दूसरा रोज का भी वेबिनार जो तुरंत आने वाला है। अगर आप रोज की खेती करते हैं तो आप जल्द ही आपको वो वीडियो भी देखने को मिलेगा। शुक्रिया मित्रों, अंत तक देखने के लिए।